अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा इससे पहले मैंने लगभग 11 घंटे की वीडियो अपलोड की है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें मैं 1857 की क्रांति तक सारे क्वेश्चन या जो भी चैप्टर्स आते हैं वो मैंने कवर कर रखा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हिस्ट्री बुक ऑफ घटना चक्र 2025। और ये उसके बाद मेरा 9वां क्लास है, यानी कि अभी तक 8 वीडियो आपको पार्ट बाई पार्ट और उनका कंपाइलेशन वीडियो जो 10-11 घंटे की है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उसे पहले देख लीजिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज में, और ये नेक्स्ट यानी कि 10 घंटे 11 घंटे की जो वीडियो है या उससे पहले के जो 8 पार्ट बने हैं लास्ट, जिसमें 1857 की क्रांति हमने पढ़ी थी, उसके बाद अब 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे प्रमुख चीज आता है वो आता है जो बाकी के जन आंदोलन थे, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, आपका मुंडा विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं वो सब हमें अब देखने हैं, और इनसे भी लगभग उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने कि 1857 की क्रांति से अब तक पूछे गए हैं अलग-अलग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री के एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इम्पोर्टेंस देखें इस चैप्टर का तो बिल्कुल उतना ही है जितना कि 1857 की क्रांति का इम्पोर्टेंस है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के और अंत तक देखना है। यहाँ पर मैंने पार्ट 1 इसलिए लिख रखा है कि इसमें भी 90 के करीब क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन कम रहे होंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी 2 भाग इसका बन जाए, तो ये भाग 1 है इस वीडियो का, फिर भाग 2 में ये लास्ट खत्म होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और कमेंट करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे अन्य जन आंदोलन में पहले हम बुक की नोट्स पढ़ेंगे, और नोट्स भी ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अधिक हैं यहाँ पर। तो फास्ट फॉरवर्ड हम करेंगे, यानी कि बिल्कुल जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि नोट्स खत्म हो जाए। फिर क्वेश्चन में यही सारे नोट्स रिपीट होते हैं, तो वहाँ भी हमें ये सारे नोट्स पढ़ने होंगे। आप देखिएगा 1857 की विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह 1858 तक जाते जाते पूरी तरीके से खत्म हो गया था। 1858 में आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया, जिसके बाद से कंपनी का शासन भारत में खत्म कर दिया जाता है और ताज का शासन भारत में शुरू होता है, जिसके बाद से जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम चेंज करके और भारत का वायसराय उनको बोला जाने लगता है, जिसमें पहले वायसराय आपके बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो आप देखिएगा नील विद्रोह बंगाल में 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले किसी विद्रोह में याद रखने योग्य क्या-क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहली तो उसकी टाइमिंग, फिर उसका लोकेशन कब हुआ और कहाँ हुआ और क्यों हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी याद रखना चाहिए। तो प्रमुख विद्रोहों में आप देखेंगे कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 तक ये चला। फिर संथाल विद्रोह 1855-56 में, पाबना उपद्रव हुआ था 1873-76 में, 73 से 76 तक। और नील विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। जी याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है, और जो भी यहाँ पर बोल्ड किया गया है वो तो समझिए कि वो क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिए कि नील विद्रोह हुआ कब था, 1859-60 में, और कहाँ से शुरू हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल का एक जिला है नदिया जिला, उसका एक गांव है गोविंदपुर, यहाँ से शुरू हुई थी। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। तो अगर नेता की बात करें कि नील विद्रोह से जुड़े प्रमुख नेता या प्रमुख व्यक्ति, तो विष्णु विश्वास एक हो गए और एक हो गए दिगंबर विश्वास। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया पावना
खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर इत्यादि क्षेत्रों में फैल गया। यानी कि नदिया जिले के जो आसपास के इलाके थे वहां फैल गया। स्टार्ट हुआ 1859 में और 60 होते होते ये आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। अब उस लोकल एरिया का या उस इलाके का वहाँ के जो क्षेत्रीय पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने अखबारों के माध्यम से और अपने जो लेख लिखते थे उसके माध्यम से इस विद्रोह का समर्थन किया उन्होंने, नील विद्रोह का। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। किसमें? नील विद्रोह के और प्रचार प्रसार में। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। आगे देखिएगा, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में भी किया है। नाम ही है इसका नील दर्पण। जब आप पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ है उससे लिया गया है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यानी कि इसका जो कथा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है, इसमें जो कथा है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये ध्यान रखिए। फिर 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले वंदे मातरम कहाँ गाया गया और कब गाया गया, तो 1896 में ये गाया गया 96 में। और कहाँ गाया गया? कांग्रेस की जो कलकत्ता की अधिवेशन थी वहां पर। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। वहाबी आंदोलन, रायबरेली के सैयद अहमद बरेवली भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वहाबी आंदोलन, ये रहा, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे सैयद अहमद बरेवली। ठीक है, भारत में वहाबी आंदोलन के ये प्रवर्तक थे। वह अब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए और अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत जिनका नाम है शाह वली उल्लाह का था। तो ये ध्यान रखिएगा। सैयद अहमद बड़े वली के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत इत्यादि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। किसने? सैयद अहमद बरेवली ने। किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे जाते हैं। सैयद अहमद बड़ेवली की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया। किस आंदोलन का? वहाबी आंदोलन का। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, लियाकत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। हम बात कर रहे हैं वहाबी आंदोलन की। आगे देखते हैं, कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो कूका आंदोलन पश्चिमी पंजाब में स्टार्ट कब किया गया? 1840 में। और इसके बाद आप देखिएगा कि स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? प्रारंभ में भगत जवाहरमल द्वारा, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ के बारे में आपने सुना होगा, पागल पंथ एक सिख संप्रदाय ही था। तो पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करीम शाह ने चलाया था। करीम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर
किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने सिरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया वहां का। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर में के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू या फिर दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में वेलेज़ली ने ट्रावनकोर, केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न यानी कि नाखुश था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसे नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। फिर प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में जो अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फरके, ध्यान दीजिए, वासुदेव बलवंत फरके ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। फिर खोंद या फिर खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र नहीं थे। इन्होंने 1846 से 1855 तक अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों के आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंड या खोंडों ने विद्रोह किया। किसके विरुद्ध? मरीहा एजेंसी के विरुद्ध। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू या फिर बुद्धो भगत ने किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। तो कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831-32 में और किया गया था बुद्धो भगत द्वारा, और अंततः 1848 ईस्वी में इसे अंग्रेजों द्वारा खत्म किया गया। बघेरा विद्रोह 1818 से 19 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोहों का क्रम आप याद रखिए किस प्रकार है, बहुत जरूरी है ये। बंगाल का सिपाही विद्रोह, ये हुआ बंगाल में सिपाही विद्रोह 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, यह हुआ 1806 में। फिर कच्छ का विद्रोह होता है 1819 से 31 तक। फिर कोल विद्रोह 1831-32 कहाँ? अभी हमने देखा छोटा नागपुर क्षेत्र में। फिर संथाल विद्रोह 1855-56। तो यह 1857 की क्रांति से पहले के विद्रोह थे, 1856 तक के। देखिएगा, संथाल विद्रोह जो होता है 1855-56 ईस्वी में होता है और यह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, संथाल विद्रोह, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है, में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। तो मेन कारण इसके आर्थिक कारण थे। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे
दिकुओं यानी जो बाहरी लोग थे एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% का ब्याज वसूल किया। अब बताइए, उस टाइम में 50 से लेकर के और 500% तक ब्याज वसूल करना। 100% तो मूल राशि ही होता है और 500% यानी कि उसका 5 गुना तो केवल ब्याज हो गया। तो ये कहीं न कहीं समस्या थी यहाँ पर इस विद्रोह शुरू होने का। आप देखेंगे इस विद्रोह के जो नेता थे सिदो या फिर सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। तो ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। सिदो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह आदेश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद यानी कि चारों भाइयों को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। आपको पता होगा कि 1855 से 56 तक संथाल विद्रोह चला था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। तो हराया किसको गया था? मेजर बारो के नेतृत्व में जो सेना आई थी उसको। और किन्होंने संथालों को पराजित किया? इसमें मुख्य जो नेता थे या फिर यहाँ पर कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, इन दोनों के नेतृत्व में सेना जब लड़ी थी तब संथालों का दमन हुआ। अब बात करते हैं भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818-31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज जो इनके नए स्वामी बन बैठे थे उनके विरुद्ध में इन्होंने विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्रयंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। तो कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ये मुख्य कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश की गोदावरी क्षेत्र के उत्तर स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर देखिएगा प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। आगे देखिएगा दोस्तों, गोविंद गुरु, इन्हें लसोरिया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। और स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भीलों को संगठित करना। और स्थापना कब हुई? 1883 में। गोविंद गुरु को लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है और इसी कारण इन्हें लसोरिया कहा भी जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है मुंडा विद्रोह, ध्यान से समझिएगा। इसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। यानी कि शुरू से ही इनका परंपरा था कि सामूहिक खेती, ये लोग यानी कि एक समूह मिल के खेती करता था मुंडा आदिवासियों में। लेकिन जो ठेकेदार थे, जमींदार थे, बनिए थे, सूदखोर थे, इन लोगों को सामूहिक खेती से फायदा नहीं था। फिर आप देखिएगा इन लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडाओं विद्रोह को उल गुलान यानी महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था।
मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या फिर व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत की गई। यानी कि जो अंग्रेज के आने के बाद जो खेती में या फिर जमींदारी व्यवस्था में या जमीन से संबंधित जो भी भू स्वामित्व वाली व्यवस्था थी उसमें जो भी परिवर्तन किए गए, यहाँ पर व्यक्तिगत या फिर जमींदारी व्यवस्था लाई गई अंग्रेजों द्वारा, जबकि मुंडा जो पहले से कर रहे थे वो सामूहिक खेती कर रहे थे। तो इस तरह से जब ये व्यक्तिगत या फिर जमींदारी व्यवस्था आएगा तो सामूहिक खेती तो नहीं हो पाएगा निश्चित तौर पर। तो इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का प्रारूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। किसको? बिरसा को, बिरसा मुंडा को। उसने कहा कि दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है। किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने कहा था। 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था। अब बात करते हैं, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज हो विद्रोह, हौज विद्रोह या हो विद्रोह 1820-21 में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना जो वर्तमान में झारखंड में चला गया है था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ। ऐसे ही संभलपुर की गद्दी के दावेदार जो सुरेंद्र भाई थे, इन्होंने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ पर? संभलपुर में। और किसने किया? सुरेंद्र भाई ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि ब्रिटिशों अंग्रेजों के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा था उसका नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। तो कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में। ये बहुत बार आया है। कब हुआ था? 1921 में। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यानी कि जो काश्तकार थे बटाईदार वो मुसलमान और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। काना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत इत्यादि थे। देखिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या फिर जोरानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता कौन है दोस्तों? ये हैं जदोनांग या फिर जोरानांग, जो मणिपुर के नागा जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पर आकर के आप देखिएगा कि नोट्स समाप्त हो रहा है। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे और बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ तक पढ़ के आपने इंपॉर्टेंस जरूर समझा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और ये टॉपिक। तो आप पहले क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके जाइए। पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पाबना उपद्रव या फिर नील उपद्रव। कि अगर सबका टाइमिंग आपको याद है तो निश्चित तौर पर आप आंसर लगा पाएंगे। जैसे देखिए, सन्यासी विद्रोह ये तो 1857 की क्रांति से पहले ही हो गया था। ये 1763 से धीरे धीरे करके सन 1800 तक ये चलता रहा सन्यासी विद्रोह। और हमसे पूछा गया है 1857 की विद्रोह के ठीक बाद। संथाल विद्रोह आपने देखा है कि ये 1855-56 तक चला।
तो 55-56 ये भी 57 की क्रांति से पहले की बात है। नील उपद्रव 1859-60 में चला, तो ये 1857 के बाद का केस है। और पाबना उपद्रव की बात करें तो पाबना और बाद में चला जाता है, ये 1873 के आसपास हुआ था। तो आप देखेंगे कि उसके ठीक बाद, यानी जो बंगाल में विद्रोह हुआ 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, वह होगा नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 तक चला। आप आंसर देखिएगा, कमेंट में आप अपना आंसर भी बताया कीजिए। आप यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी 1863 से 18 तक, संथाल विद्रोह 1855-56, पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी और एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। बताइए, खेत और किसान, खेत वाले और किसान दोनों का मन है कि चावल उगाया जाए। वो अपनी जरूरत और लोकल जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग थे, उनकी जरूरत के हिसाब से खेती करना चाहते थे, लेकिन चूंकि नील बेचने में अधिक फायदा होता था अंग्रेजों को, इसलिए वो लोग जबरदस्ती बोलते थे कि बाकी सारी कोई भी फसल ना उगाओ, केवल नील उगाओ। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लिया और यह निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर इत्यादि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। ये भी ध्यान दीजिएगा। बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने अखबारों में अपने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया था। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 1858 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। यह किसने लिखा है? अभी हमने देखा कि यह किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। 1858-59 में इसको लिखा गया था और यही टाइमिंग 1859-60 की रही है जब नील विद्रोह हुआ था। और हुआ कहां पर था? नदिया जिले में। गांव का नाम गोविंदपुर, गोविंदपुरी। तो गोविंदपुर जो गांव था नदिया जिले का, वहां पर यह विद्रोह वहां से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, फिर से सेम टाइप का है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया था। अगला सवाल भी फिर से बीपीएससी द्वारा 2020 में पूछा गया, सेम टाइप का। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की। अभी हमने ये देख ही लिया। अगला सवाल सेम टाइप का है, तो इसका आंसर भी सेम होगा। सवाल फिर से बीपीएससी ने 2018 में पूछा है नील विद्रोह से ही संबंधित। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी कितनी बार नील विद्रोह के बारे में पूछ चुकी है। नील विद्रोह के बारे में था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। फिर अगला कह रहा है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। और सी है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे का एक विद्रोही आंदोलन था, या इनमें से एक से अधिक या एक से अधिक नहीं। देखो ये तो नहीं होगा और ना ही नीले झंडे का था और ना ही ये दूसरा वाला होगा कि नील की खेती रैयत करना चाहते थे। किसान तो खुद खेती नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे चावल उगाएं। अब बचता है ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए में है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, यहां तक बात सही है, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। जबरदस्ती करवाई तो जा रही थी, लेकिन सी में दिया गया है उसी में से कि जबरदस्ती करवाई जा रही थी एक
अमान्य मूल्य पर, यानी जितना काम उतना पैसा भी नहीं मिल रहा था, फिर और खेती भी जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो सी को ज्यादा इसमें उपयुक्त माना जाएगा, न कि ए को। अगर सी जैसा ऑप्शन नहीं रहता तो ए को हम सही मान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस विद्रोह का कारण यह था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? आप देखिएगा, ऑप्शन है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला तो है, चूंकि 20वीं शताब्दी में तो भारत आजाद था और बहुत अच्छे स्थिति में था, इसलिए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण जैसा कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना भी नहीं है, और उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, अब ये तो ऐसा बिल्कुल है नहीं, 1947 से ही सिस्टम सारा बदल गया है, तो ये भी सही नहीं है। दूसरा सही क्यों है? क्योंकि नई खोजों के कारण आप देखेंगे, जैसे नील की जरूरत जो होती थी, ये चूंकि प्राकृतिक या आप बोलेंगे नेचुरल कलर था, लेकिन अब कई सारे आर्टिफिशियल कलर आ चुके हैं और नई खोजों के द्वारा कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल हो रहा है कपड़े को रंगने के लिए, इसलिए इसका जो बाजार है या बाजार में इसका जो मूल्य है वो कम हो गया है, और यह अलाभकर इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें जितना खर्च है या फिर जितना मेहनत है उतना इसमें मिलता नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा, नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील के खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का प्रतिशत हिस्सा लगभग 30 था, और यह 1810 तक बढ़कर 95% के अराउंड हो गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल होने लगा, और कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल होने से भारतीय नील उद्योग को काफी अधिक धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। देखिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है और कौन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक वो थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब सॉरी, ये तो पहला वाला तो सही ही होगा, तो जहां भी पहला नहीं है वो तो गलत हो गया। और उनका अंतिम उपन्यास सीताराम था, ये बात भी सही है, इसलिए हम बोलेंगे 1 और 2 दोनों ही सही है। आप देखिएगा यहाँ पर 1858 में जदुनाथ बोस, कई बार इनको जोदुनाथ बोस भी कहा जाता है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बने, यानी कि इस विश्वविद्यालय के पहले स्नातक करने वाले विद्यार्थी ये दोनों लोग थे। एक तो जदुनाथ बोस और दूसरे बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए पहला सही है। और 1886 में प्रकाशित सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास था, इसलिए यह दूसरा कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये हमने देखा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इनका एक पुस्तक आनंद मठ, और इसी पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है, इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी सही उत्तर होगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला सवाल आप देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के ही बारे में है। आप देखिए, अब इनके बारे में भी बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। सवाल क्या है आप देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? अभी हमने देखा सन्यासी विद्रोह,
का ही उल्लेख है और कथा उसी पर आधारित है, आनंद मठ का। तो ऑप्शन ए सही है। फिर अगला सवाल आनंद मठ के ही बारे में है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर हमने देखा ही। सिचुएशन देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो सन्यासी विद्रोह होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि कथा जो है वो इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, क्योंकि इनका जो पुस्तक है आनंद मठ, वो उसका कथा जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फिर से बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में है। यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया। इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? हमने देखा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलाना है टाइमिंग और विद्रोह से। तो आप देखिएगा, पाबना विद्रोह है, दक्कन का किसान विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है और कोल विद्रोह है। अब यहाँ पर क्या है और समस्या क्या है? जैसे पाबना विद्रोह को देखिए तो ये 1873 से लेकर के और 76 तक चला था, लेकिन यहाँ पर केवल 73 मौजूद है, 73 से 76 नहीं दिया गया है। ऐसे ही सन्यासी विद्रोह आपको पता होगा कि ये 1763 से लेकर के और सन 1800 तक चला। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। तो 31 और 32 दोनों होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अब हम एक बार आंसर देखते हैं, स्टार मार्क यहाँ पर किया गया है और यहाँ सही सुमेलित करके दिया गया है। पाबना विद्रोह 1873-76, दक्कन का किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह जो है ये है 1763 से 1800 और कोल विद्रोह है 1831 से 32। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत पूछ रहा था और गलत यहाँ दो दो था, अगर आप देखिएगा, या फिर तीन तीन। अगर सही पूछता तो केवल दक्कन को हम लगा देते, लेकिन गलत पूछ रहा था। और पाबना विद्रोह भी देखिएगा तो गलत ही है। और अगर आप एक्चुअली में बताना चाहते हो इसी आधार पर, तब भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से कोल विद्रोह को हम लगाते हैं। ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि 31-32 कहीं भी नहीं आ रहा है। सन्यासी विद्रोह, चूंकि इसके अब सन्यासी विद्रोह भी तो गलत है, क्योंकि ये भी इसके बीच में कहीं नहीं आ रहा है। तो ये भी गलत ही है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है। देखिए दोस्तों, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। देखिए, बरहिया ताल जो विद्रोह हुआ था मुंगेर में, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि ले ली जा रही थी उसकी वापसी। जैसे मान लीजिए होता क्या था कि ये खेत है और मान लीजिए कि बी कोई पर्सन है जो इसमें खेती कर रहा है या कोई किसान है, लेकिन जो टैक्स देना है इसको खेती का या जमीन का, उतना ये खेती नहीं कर पाया या उतना इसका राजस्व नहीं हो पाया और ये टैक्स नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में इस भूमि को जमींदारों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता था या दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था या बेच दिया जाता था, इससे बस छीन लिया जाता था, ये समझिए। तो इन्हीं जमीन को जो छीना गया था उसको वापसी करने की मांग को लेकर के बढ़िया ताल विद्रोह किया गया था। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी बकास्त भूमि की वापसी। ये 1930 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। आगे देखिएगा, अब 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हमने देखा था दोस्तों कि इसका मुख्य केंद्र क्या था? पटना वहाबी आंदोलन का। आप ये डिटेल में भी यहाँ पर देखिएगा। अंग्रेजी प्रभुसत्ता का को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से सातवें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेवली भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेवली की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेवली के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत इत्यादि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा किया और अपने नाम के सिक्के भी डलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए और सैयद अहमद बरेवली की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, लियाकत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह इत्यादि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद है, मद्रास है,
बंगाल है, संयुक्त प्रांत, बम्बई, इन सभी जगहों पर भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार करने में बहुत योगदान भी दिया था। अगला सवाल है, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन। दोस्तों, हमने पढ़ा था अपने नोट्स में, कूका आंदोलन जो था पश्चिमी पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी 1840 के टाइम पर, और उस समय इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। याद रखिए, भगत जवाहर मल। फिर ये 1840 की बात है। उस टाइम यह केवल एक धार्मिक विद्रोह था या फिर धार्मिक आंदोलन था, लेकिन 1872 के आसपास जब यह राजनैतिक रूप ले लेता है यह आंदोलन, उसके बाद इसका नेतृत्व करते हैं गुरु राम सिंह, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर गुरु राम सिंह को भी पकड़ लिया जाता है और 1872 में इनको जेल भेज दिया जाता है रंगून में, और फिर 1885 में अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी सही। देखिएगा, कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत मिलता जुलता था, दोनों धार्मिक आंदोलन थे, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, और जिसका सामान्य उद्देश्य अब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा शुरुआत की गई थी। इसके जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, और इसका उद्देश्य उस टाइम पर सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था, इस धर्म को शुद्ध करना था। लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया और उसका नेतृत्व गुरु राम सिंह द्वारा किया गया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया और उनकी मृत्यु वहां पर 1885 में हो गई। अगला सवाल है, कुका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी? पंजाब में पड़ी। आपने देखा 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगला सवाल है, पागलपंथी विद्रोह से। तो अगला सवाल आप देखिएगा, पागलपंथी विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था या किसका विद्रोह था? भीलों का, गारो का, गोंडों का या फिर कोलियों का? तो यह गारो जनजातियों का विद्रोह था। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। आप यहाँ पर देखिएगा, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह या फिर करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू, या कई बार इनको टीपू भी बोला जाता है, धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहां का राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। आपको याद रखना है बस इतना कि पागलपंथी जो विद्रोह था यह गारो जनजातियों से संबंधित था, और करम शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू, और उत्तरी बंगाल में करम शाह ने खुद इसे चलाया था। गारो जनजाति से संबंधित यह विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा कि पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की थी। उत्तरी बंगाल में इसकी स्थापना करम शाह या फिर करीम शाह द्वारा किया गया था, और 19वीं शताब्दी में पागलपंथी विद्रोह हुआ था, और यह जमींदारों और साहूकारों के प्रति जो अधिक टैक्स वसूली किया जा रहा था उसके विरोध में किसानों द्वारा चलाया गया था। तो यह एक तरह का किसान आंदोलन इसको आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है आगा मोहम्मद रजा, फिर दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। सही उत्तर क्या है दोस्तों? दादू मियाँ। यह 1818 के आसपास बंगाल में प्रारंभ हुआ था फराजी विद्रोह, और फराजी विद्रोह जो था ये भी एक तरह का आप देखेंगे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का विद्रोह था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी कि बंगाल के फरीदपुर के जो हाजी थे नाम था शरियतुल्लाह। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था उस संप्रदाय को मानते थे फराजी लोग, और साथ ही साथ शरियतुल्लाह के जो पुत्र थे दादू मियाँ, देखिए शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई, और फिर यह आंदोलन 1818 से 1862 तक फराजी आंदोलन चलता रहा। लास्ट में ये लोग वहाबी आंदोलन में शामिल हुए।
अगला सवाल, फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, बिल्कुल यही होगा। अभी हमने देखा कि हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय था उसको मानते थे फराजी लोग। दादू के अनुयायी नहीं थे, दादू बल्कि नेता थे और शरियतुल्लाह के पुत्र थे। किसके नेता थे? फराजी आंदोलन के। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पूछा गया है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ पर? केरल में, मैसूर में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में? तो वेलुथम्पी कहाँ पर विद्रोह किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध? केरल में किए थे। ठीक है, केरल, त्रावणकोर। आप देखिएगा यहाँ डिटेल में, 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से खुश नहीं था, इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की और यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। तो ध्यान रखिए, केरल के त्रावणकोर में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था और 1805 के आसपास का यह समय रहा होगा। अगला सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस का, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर इसमें से सही विकल्प चुनना है। पहला है गंजाम विद्रोह, क्या यह 1800 से 1805 के बीच हुआ था? फिर गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया और धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। इनमें से बताना है कौन सही है और कौन सही नहीं है। आप देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि धनंजय श्रीकर भांजा के पिता नहीं थे। तो चौथा अगर गलत है तो जहां भी चौथा को सही बोला गया है वो ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इन सभी में चौथा को सही नहीं बोला गया है तो ऑप्शन बी चला गया। इसके अलावा गंजाम विद्रोह की बात की गई है। पहला कथन देखिएगा, गंजाम विद्रोह के बारे में बिल्कुल सही लिखा गया है, यह 1800 से 1805 तक चला था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, यह भी सही है। और गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया है, यह भी सही है। और गुमसुर विद्रोह ये 1837 तक चला था। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही है, इसलिए हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, गंजाम और गुमसुर के में विद्रोह की लंबी परंपरा रही, जिसमें गंजाम 1805 तक चलता रहा। फिर गुमसुर विद्रोह 1808 से 1837 तक ये विद्रोह चला। गुमसुर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला सवाल बीपीएससी का, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फरके ने? बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फरके ने। आप देखिएगा, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फरके ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित एवं लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना भी की। फरके को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई। 1883 में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत? आप देखेंगे चूंकि यह महाराष्ट्र में हुआ था तो महाराष्ट्र में जनरली पश्चिमी घाट का हिस्सा आता है, इसलिए ऑप्शन डी हम सही लगाएंगे। पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होकर के और कन्याकुमारी के केप केमोरिन तक फैला हुआ है और इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, इसलिए हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे। आप देखिएगा, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चितर सिंह या फिर चितूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें हम दोस्तों, तो आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। सीधी बात है, ये हमने पढ़ा भी था। गडकरी लोग, आपको पता होगा कि ये लोग मराठों के किलों में काम करते थे। ये ऐसे कर्मचारी थे वंशानुगत टाइप के कि ये शुरू से ही काम करते आ गए थे मराठों के किलों में। आप देखिएगा, यहाँ पर गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूली, मराठा सेना से
उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देख-रेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? सही उत्तर क्या होगा? खोंद जनजाति ने। खोंद या फिर खोंड कई बार लिख कर आता है। तो ये जो जनजाति है इसने अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए विद्रोह स्टार्ट किया था ताकि क्योंकि अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगा दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ सही है। आप देखेंगे खोंद या फिर खोंड जनजाति, ये लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः ये स्वतंत्र नहीं थे। इन्होंने 1846 से 55 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, जिसको मरीहा या फिर मेरिया कहा जाता था, उस समय को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों के आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों ने अनेक कष्टों का सामना किया और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह शुरू किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अगला सवाल है, कोल विद्रोह 1831-32 तक जो चला, इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। दोस्तों कई बार बुद्धो भी लिखा जाता है, तो बुद्धो भगत या बुद्धू भगत याद रखिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, यह 1831-32 तक चला था और बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सेम टाइप का ही है, बीपीएससी में पूछा गया है। सवाल क्या है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। लेकिन इस ऑप्शन में आपको अब देखना होगा कच्छ, ये तो गुजरात में है, बिल्कुल गलत हो गया। पश्चिमी घाट होगा नहीं, क्योंकि झारखंड का दूर दूर तक लेना देना नहीं है पश्चिमी घाट से। फिर बचता है सतारा, ये तो महाराष्ट्र के आसपास का इलाका है, ये भी नहीं होगा। सिंहभूम आपका इलाका है झारखंड का, इसलिए ये सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र भी झारखंड और सिंहभूम ये आसपास के इलाके हैं। तो आप देखिएगा 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम इत्यादि क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर लगभग 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1848 में किसका समय था दोस्तों? ये आपको अब बताना था है कि भारत में गवर्नर जनरल कौन था उस समय 1848 के टाइम पर। जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने गवर्नर जनरल की पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, कालीकट, बड़ौदा या फिर पूना? बघेरा विद्रोह पूना में हुआ था, ये हमने पढ़ा भी था नोट्स में, और यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ा गया था 1818 में। आगे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल, यह 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ा गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1818-19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएएस का, ब्रिटिश औपनिवेश व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों की सही घटनाक्रम बताना है। बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह तो आपको याद होगा 1855-56, कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831-32 में, 1831-32 में, और बंगाल का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? ये भी 1764। ध्यान दीजिएगा 1700 है ना कि 1800। तो अब यहाँ पर 3 याद है, तो 3 के हिसाब से अगर हम सजाने की कोशिश करें तो इसमें तो इन तीनों में कम से कम ये फिक्स है कि 1764 वाला पहले आएगा। इतना ध्यान रखिए कि जो कच्छ वाला है और
वेल्लोर का विद्रोह है, ये दोनों ही आपको हुआ है 19वीं सदी में, यानी कि 1800 ईस्वी के बाद। तो सबसे पहले तो बंगाल का सिपाही विद्रोह आएगा, यानी 1 नंबर वाले को सबसे पहले रखना है, ये बात तो फिक्स है। तो ये बाकी के तो ऐसे ही गलत हो गए, पहला ऑप्शन ही सही होगा। आप केवल इतने 3 भी याद रखते तो भी समझ जाते कि एक को हम इन दोनों से यानी चौथे और तीसरे से पहले रखेंगे। तो तीसरा और चौथा से पहले ये पहले ऑप्शन में है, यहाँ पर एक को तीसरा के बाद रखा गया है, यहाँ भी तीसरा के बाद रखा गया है, यहाँ चौथा के बाद। तो ऐसे भी ये गलत हो रहा है, पहला ऑप्शन सही है। आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जाकर मिली थी। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 और 1831-32 में कोल विद्रोह, संथाल 1855-56 में। अगला सवाल है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज जॉर्ज बार्लो या फिर लॉर्ड कर्नवालिस। देखो, वेल्लोर का विद्रोह अभी हमने देखा कि ये 1806 में हुआ था। अब ध्यान देना है कि 1806 के आसपास या 1806 के टाइम में कौन गवर्नर जनरल था? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जॉर्ज बार्लो, क्योंकि इसका जो टाइमिंग था वो 1805 से ही शुरू हो गया था और 1805 से 1807 तक जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल था भारत में। तो आप देखेंगे 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेलोर में विद्रोह कर दिया था, यानी कि सिपाही विद्रोह, तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेलोर का विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था और इस गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो है वो 1805 से 1807 तक। अगला सवाल है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर में देखो विद्रोह तो हुआ था, जैसे कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 तक चला था, लेकिन यहाँ पर किसी विद्रोह का नाम नहीं दिया गया है कि कौन सा विद्रोह है, इसलिए मुझे लगता है आंसर देखना चाहिए। आंसर में भी यहाँ पर स्टार मार्क है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिन्हें अलग अलग नाम से देख सकते हैं आप, जैसे चेरो विद्रोह, ये 1800 में हुआ, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक, और हो विद्रोह भी है, हो विद्रोह जो 1820-21 में हुआ था। इसके आधार पर आप देखेंगे, हो विद्रोह के आधार पर 1820-21 में है, तो आप इसको ऑप्शन बी को सही लगा भी सकते हैं। अगला सवाल है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में, पंजाब में, सिंध में, काठियावाड़ में। देखो, जनजातियों की बात की गई है, आदिवासियों की तो पहले, और ये 2018 की में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि छोटा नागपुर क्षेत्र में कई सारे विद्रोह हुए, झारखंड में जो संबंधित है झारखंड से, और वे उनमें से कुछ क्षेत्र बिहार में भी आते हैं, तो बिहार में हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। आप देखिएगा, छोटा नागपुर की हो जो विद्रोह है, हो विद्रोह 1820-21, मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र के कारण 1837 तक अशांति व्याप्त थी। तो आप देखें, कहीं ना कहीं ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सारी चीजें अब झारखंड में हैं। अगला सवाल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हमने कई बार देखा, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हुआ। आप देखेंगे कि 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था और यह एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इसके नेता जो थे प्रमुख, वो सिदो या फिर सिद्धू कान्हू और चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, तो चारों भाई यहाँ पर शामिल थे। और जब चारों भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद संथाल विद्रोह का दमन हो जाता है। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिदो कान्हू ये तो थे, बुद्धू भगत नहीं थे, मुलू ये भी नहीं थे, मदारी पासी ये भी नहीं थे, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। सिद्धू कान्हू के साथ साथ भैरव और चांद, ये 4 भाई थे जो नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह का। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में, ये तो हमने अभी देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व हमने देखा, सिद्धू कान्हू और भैरव और चांद, ऑप्शन डी इज द आंसर। अगला सवाल है संथाल विद्रोह के बारे में ही कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे?
तो सिद्धू कान्हू तो थे ही, इसके साथ में भैरव और चांद, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। संथाल विद्रोह के फिर से नेता का नाम पूछा जा रहा है, तो सिद्धू और कान्हू और भैरव और चांद, तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम केवल सिद्धू कान्हू को चूज करेंगे। अगला सवाल आप देखेंगे 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1855-56 में, ऑप्शन सी सही। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने 17वीं बीपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन किया है, जो कि 2024 में री एग्जाम में पूछा गया था। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और कमेंट जरूर करके जाइए। सभी लोग एक एक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहां पर द जीएस सॉल्वर सर्च करके और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का ये 10वां क्लास है मेरा। इससे पहले के अगर आपने 9 क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए जाके। सारे ही 9 क्लासेस जो हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस देखा होगा तो 10 घंटे की मेरी जो वीडियो आई हुई थी मैराथन क्लास की, उसके बाद ये दूसरा क्लास है, यानी कि फर्स्ट क्लास जो था वो 9th नंबर का था, एंड द सेकेंड वन इज 10th नंबर। इस क्लास में अब हम जन आंदोलन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, जो कि क्लास 9 है। उसमें मैंने जन आंदोलन से संबंधित लगभग 43 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, और रेस्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक के बच जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 में। तो आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपने इसका पार्ट 1 यानी कि क्लास 9 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि सारी थ्योरी हमने वहीं पर कवर की है। और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह जन आंदोलन शामिल हैं वो आपने नहीं देखा है तो वो पिछला पार्ट यानी हिस्ट्री का क्लास 9 देखिए। अब हम क्लास 10 को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से अगर आपको बुक की नोट्स देखनी है तो आपको प्रीवियस क्लास हिस्ट्री की देखनी होगी। लेट मी स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विद्रोह किस साल हुआ था, और जहां भी आपको लगे कि यह गलत लिखा गया है तो वही अपना सही उत्तर है। जैसे संथाल विद्रोह की बात करें 1855 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी सही। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बुद्धो भगत थे। फिर आपका खासी, ये विद्रोह 1829 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब देखिए जैसे कई बार ये स्टार्टिंग का वर्ष लिखा गया है, क्योंकि जैसे संथाल आप देखेंगे तो 1855-56 चला, कोल विद्रोह भी 1831 और 32 चला था। तो ऐसे अब लास्ट है आपका अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह को गलत मिलाया गया है, यानी कि यही अपना सही उत्तर है। अहोम विद्रोह जो हुआ था ये 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। अहोम विद्रोह का प्रारंभ जो है वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में हुआ, जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था। यानी कि बर्मा युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद जो अहोम के अभिजात वर्ग के लोग थे उनको उनका क्षेत्र वापस किया जाना था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे थे। इसलिए अंततः विवश होकर के कंपनी ने समझौता किया और उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 बीपीएससी का ही सवाल है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? फेविले, या फिर लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बरो, या फिर कर्नल वाइट। ध्यान दीजिएगा कि संथाल विद्रोह जो है दोस्तों ये 1855 से 56 तक चला था, और संथाल विद्रोह के प्रमुख 4 नेता थे। अब यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले संथालों के विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में सेना को भेजा गया था, लेकिन बुरी तरह से पराजित कर दिया गया इनको। और इसके बाद 2 अंग्रेज कमांडर आए जिन्होंने मिल करके बुरी तरह से संथालों का दमन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर
1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी-डीह तालुके में विद्रोह किया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण कर दिए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो या फिर सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, 4 लोग थे, 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन्होंने मिलकर के नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो मेजर बरो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। लास्ट में भागलपुर के जो कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड, दोनों ने मिलकर क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा गया है 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेजर बरो के नेतृत्व में जो पहली लड़ाई हुई थी भागलपुर के नजदीक संथालों द्वारा, उसमें मेजर बरो को बुरी तरह से और इनकी सेना को पराजित किया गया। सेकंड है कि गोकड गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। देखो, गोड्डा एक जगह का नाम है जो कि संथाल परगना के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यह झारखंड में चला गया है, और गोक्को जो थे वो गोड्डा के एक प्रमुख नेता रहे थे, इसलिए ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा है कि इस संदर्भ में, यानी कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में अगर बात करें तो महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था इसमें, इसलिए ये भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं। अगला कह रहा है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। देखिए, अब संथाल जिधर रहते हैं या इनका जो निवास स्थान है या इनका जो क्षेत्र है, उससे गंगा घाटी खास करके मुजफ्फरपुर का इलाका काफ़ी अलग है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि केवल 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी सही। नेशन भी देख सकते हैं आप, जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया की एक सेना दोनों मिलकर संथालों के दमन करने के लिए भेजी गई, लेकिन भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में यह सेना पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर द्वारा किया गया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है, और गोको यहाँ का एक प्रमुख नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर के से राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के बीच तक फैला हुआ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, यानी कि संथाल विद्रोह जब खत्म हो गया उसके बाद की बात किया जा रहा है कि शासन में क्या बदलाव हुआ। पहला तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र बनाया गया। दूसरा है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यानी संथाल का भूमि गैर संथाल को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता था। अब देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि इन दोनों में से कितने कथन सही हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, संथाल परगना तो निश्चित तौर पर बना था, और जो भूमि का ट्रांसफर होना था, यानी कि संथाल की भूमि किसी और को देना, ये भी बंद कर दिया गया। इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी सही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। 1855-56 के दौरान जो संथाल विद्रोह हुआ उसका जो मुख्य रूप से क्षेत्र रहा वो बिहार और झारखंड और साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ इलाके रहे। एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक जारी रहा, और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की, यानी कि जो संथालों की एक प्रमुख मांग थी कि संथाल परगना अलग बनाया जाए, उसकी मांग को स्वीकार किया गया। इसके बाद 1855 में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी कर दिया गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, फिर SPTA यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल्ड रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, यहाँ पूछा गया है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नरीखंड, मानवर्जिका, फिर करतासिना, या इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिए दोस्तों, संथाल परगना को पहले प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और
भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में अगर देखिएगा तो संथाल परगना को कजंगला कहा गया है। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है। ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो देखिए यहाँ भील विद्रोह है, रंपा विद्रोह है, संथाल आपको पता है वर्तमान समय में यह झारखंड में हुई। और जब का क्वेश्चन है तब बिहार झारखंड आप बोल सकते थे। कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और भील विद्रोह अपने पास ऑप्शन है। को बता दूं दोस्तों, कोल विद्रोह तो आपने पढ़ा होगा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और रंपा विद्रोह, रंपा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में यह हुआ था, रंपा पहाड़ी क्षेत्र में। भील विद्रोह जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में घटित हुआ था और यह 1818 में प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी और 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकजी टांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। कृषि संबंधी कष्ट निश्चित तौर पर था और नया सरकार जो अंग्रेजों का आ गया था। 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। तो भील विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो सेवाराम थे। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफल हो सकी। कोल विद्रोह की बात करें तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, फिर पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों तक यह फैला हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह किसके विरुद्ध में था? साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध में था। संथाल आपको पता है कि 1855-56 में हुआ और यह भागलपुर फिर भागलपुर के राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। खासकर झारखंड, बिहार और उड़ीसा के कुछ इलाके इसमें शामिल थे। क्वेश्चन है मेवाड़ बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ये हमने नोट्स में पढ़ा था। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा यानी कि क्लास 9 देखा होगा तो ये आंदोलन शुरू किया था किसने? गोविंद गिरी ने। किसने शुरू किया था? गोविंद गिरी ने। और ये भी 19वीं सदी में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आप देखेंगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गिरी, तो सुरजी भगत और गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, फिर बांगर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजातियों के सामाजिक उत्थान के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 883 में संप सभा की स्थापना की थी और गोविंद गिरी को लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संप सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोविंद गिरी द्वारा किया गया 1883 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भील जनजाति के लोगों को संगठित करना। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल बहुत बार पूछा गया है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह निश्चित तौर पर बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ये बिरसा मुंडा वाला केस जो है हमने नोट्स में भी पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए ये चीजें। देखिए मुंडा विद्रोह के जो नेता थे प्रमुख, वो बिरसा मुंडा थे और बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता और इस विद्रोह के उलगुलान यानी महाविद्रोह या फिर महाहलचल के नाम से जाना गया। तो उलगुलान जो है ये बेसिकली महाविद्रोह कहा जा सकता है और महाविद्रोह किसको? मुंडा विद्रोह को यहाँ कहा जा रहा है। यह विद्रोह इस अवधि का सबसे प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंटकट्टी या फिर मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। फिर
उसने कहा कि दिकुओं का मतलब गैर आदिवासी, जो वहां के रहने वाले आदिवासी नहीं थे, जिनके विरुद्ध में लड़ाई चल रही थी, जिसमें अंग्रेज, साहूकार और जो भी शोषण करने वाले लोग थे वो सारे शामिल हो सकते हैं। तो दिकुओं का मतलब हुआ जो वहां के आदिवासी नहीं थे, उनसे इनकी लड़ाई होनी थी या इनके विरुद्ध जो भी थे उनको दिकू कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उसने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून, यानी कि आप देखिए फरवरी से मार्च अप्रैल में, इसके बाद जून में 9 जून को उनको जेल में ले जाया गया, जहां उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। फिर विद्रोह खत्म हो जाता है क्योंकि नेता ही नहीं रहा, तो विद्रोह भी कुचल दिया जाता है और उसके बाद बिरसा को अमर मान लिया गया। तो ये याद रखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान, देखिए फिर से उल गुलान या फिर महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो निश्चित रूप से यह मुंडा विद्रोह से संबंधित है जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था और यह 1899 से 1900 तक चला था। आगे बढ़ें अब, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा का मतलब हुआ जगत पिता कहा जाता है, वह कौन था? हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में बिरसा मुंडा ने खुद को धरती आबा कहा है और मुंडाओं के भगवान के रूप में अपने आप को घोषित किया था इन्होंने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी और यूपी पीसीएस में आ चुका है, मुंडा विद्रोह के नेता, ये बहुत सरल क्वेश्चन हो गया आज के डेट में। बिरसा मुंडा, कान्हू और सिद्धू, ये दोनों ही संथाल विद्रोह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर संथाल विद्रोह के नेता रहे हैं, जिसमें संथाल विद्रोह के कुल 4 नेता थे, चारों भाई थे, कान्हू, सिद्धू, इसके साथ में भैरव और। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये तो आपने देख ही लिया, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये पीपीएससी री एग्जाम बताइए 2020 का सवाल है, लेकिन काफी आसान है। फिर मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया, यानी कि मुंडा विद्रोह कब हुआ? अब देखिएगा, आपको पता है कि यह 1899 से वर्ष 1900 तक चला था, लेकिन ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1895 में तो इन्होंने, बिरसा मुंडा ने खुद को नेता घोषित ही किया था। 1899 में क्रिसमस डे के दिन आपको पता होगा कि इन्होंने शाम को मुख्य तौर पर या फिर आधिकारिक तौर पर आंदोलन की घोषणा की, विद्रोह का घोषणा किया और उसके बाद विद्रोह प्रारंभ हुआ और फिर जून में जाकर के इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है, जून 2019 में। जबकि फरवरी 1900, 2019 नहीं 1900, फरवरी 1900 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सही उत्तर होगा 1899 से 1900 तक। आगे बढ़े। अगला सवाल फिर से बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? फरवरी में पकड़ा गया था, लेकिन फरवरी में कब इनको सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को, और फिर जून में जाकर के इनकी मृत्यु होती है। जून 1900 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर, जो कि पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के जाम कोपई इलाके में आता है, तो जाम कोपई वन में ही सोते समय इनको गिरफ्तार किया गया था और 9 जून 1900 को जेल में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के, उत्तरांचल के, छत्तीसगढ़ के या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह खासकर आप देखेंगे तो इसका इलाका रहा झारखंड का, रांची के आसपास का इलाका। लेकिन अब पूछिएगा कि क्या ये किसी राज्य के पक्ष में थे, किसी राज्य को बनाने के पक्ष में थे? तो ऐसा कुछ नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था जो मुंडा जाति थी उनका उत्थान हो या फिर उनका शोषण बंद हो। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि देखिए, किसी राज्य विशेष को आंसर लगाना उचित नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाए, इनमें से कोई नहीं। आप एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे कि 1800
99 से 1900 के बीच जो मुंडा आदिवासियों का नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, और जो विद्रोह हुआ इनका मुंडा विद्रोह, यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और तीखुओं यानी आदिवासियों का शोषण करने वाले जो बाहरी लोग थे उनके विरुद्ध था। बिरसा मुंडा द्वारा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, न कि वो किसी राज्य की स्थापना के पक्ष में थे। सवाल है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची अभी हमने देखा झारखंड का इलाका रहा, तो रांची इनका कार्य क्षेत्र था। यहाँ देख भी सकते हैं बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं जैसे बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था, ये तो आपको मालूम होगा। अगला सवाल फिर से आसान है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? रांची में, हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। और ये 17वीं बीपीएससी का सवाल है। आप देखिए 17वीं बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि इससे पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो 48वीं बीपीएससी में आया था। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का काफी यहाँ पर संख्या ज्यादा रहता है जहां पीवाईक्यू को रिपीट कर दिया जाता है आयोग द्वारा। अगला सवाल यूपीएससी प्री 1995 का, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था ठक्कर बापा ने। याद रखिए ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 आईएएस प्री 2011 का सवाल आप देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? यानी कि कई सारी जनजातीय जो विद्रोह थे उसमें कौन सा ऐसा कारण है जो कॉमन है सब में? ऐसा नहीं है कि संथाल विद्रोह में है लेकिन आप ले लो तो मुंडा विद्रोह का कारण वह नहीं रहा। ऐसा कारण बताना है जो लगभग सभी जनजातीय विद्रोहों का एक कारण हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, यानी भू राजस्व की नई प्रणाली जो लागू हुआ था उस टाइम में। अगला है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। देखिए अब जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण ऐसा नहीं था जो सब में ये कॉमन हो। अगला है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान ठेकेदारों का बढ़ना। और अगला है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो देखिए इनमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है ऑप्शन डी, जो सभी में साझा था। बाकी भी जो ऑप्शन है ऐसा नहीं है कि ये कारण नहीं है, ये तीनों ऑप्शन भी जनजातीय विद्रोहों के कारण रहे हैं, प्रमुख कारणों में से रहे हैं, लेकिन जो सब में कॉमन हो वो नहीं माना जा सकता है। सब में कॉमन यही है, जो प्राचीन व्यवस्था थी भूमि की जनजातीय समुदायों में वो आकर के अंग्रेजों ने बदल दिया और सभी जगह नई भू व्यवस्था लागू किया। देखिएगा यहाँ भू राजस्व की केवल बात की गई थी, भू व्यवस्था की नहीं, और भूमि संबंधी व्यवस्था की बात यहाँ पर है ऑप्शन डी में, इसलिए हमने ऑप्शन डी को चूज किया है। अगला सवाल है हौज विद्रोह से संबंधित। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1620-21 के दौरान या फिर 1720-21 के दौरान? अगला ऑप्शन है 1820-21 या 1920-21। आपको मैं बता दूं दोस्तों, हौज विद्रोह को कई बार हो विद्रोह भी कहा जाता है, और यह झारखंड में जो संथाल का परगना है उसी के आसपास यह विद्रोह भी हुआ था। इसका केंद्र झारखंड ही रहा था, संथाल परगना, और ये हुआ था 1820-21 में। सो दैट ऑप्शन सी इज द। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हौज या फिर हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र झारखंड का संथाल परगना था। अगला सवाल है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन, कई बार इसको खरवार भी लिखा जाता है, तो खरवार या फिर खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भागीरथी माझी के नेतृत्व में। भागीरथी माझी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, और इसका भी जो क्षेत्र था वो झारखंड के इलाके ही थे।
तो संथाल के आसपास के जो इलाके थे, संथाल की ही एक उपजाति थी खैरवार। तो खैरवार जो आंदोलन हुआ ये 1874 में हुआ, आप देख सकते हैं। नेतृत्व करता थे भागीरथी माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आईएएस प्री 1994 का क्वेश्चन है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है उतिरथ सिंह, सुरेंद्र भाई, कटबोमन या फिर सैयद अहमद बड़े वली। देखिए, संभलपुर के जो कई ब्रिटिश विरोधी विद्रोह थे उसमें एक नेता सुरेंद्र भाई भी थे, इसलिए ऑप्शन बी को चूज किया जाए। आप देखेंगे कि संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र भाई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित घटना पर विचार करना है आपको। घटनाएं कौन कौन सी हैं? नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, सिपाही विद्रोह और दक्कन दंगे। इनमें से आपको सही कालानुक्रम इनका बताना है कि क्या है, यानी पहले कौन घटित हुआ, फिर उसके बाद कौन और सबसे बाद कौन। अगर आपको टाइमिंग याद हो, जैसे नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 तक चला था ये। संथाल विद्रोह आपको याद होगा 1855-56। सिपाही विद्रोह, अगर बंगाल का सिपाही विद्रोह की बात करें तो 1764, लेकिन ऐसे 1857 वाला सिपाही विद्रोह बात करें, महान सिपाही विद्रोह, तो 1857। दक्कन दंगे ये 1875 में हुए थे। अब इनमें से ये बात तो तय है कि सबसे बाद में 1875 वाला आएगा, यानी कि लास्ट में कौन सा आएगा? दक्कन का दंगा तीसरा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। अब ये 4 से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है, यानी 4 और 2 में पहले कौन आएगा? 4 यानी सिपाही विद्रोह 1857 और 2 यानी कि संथाल विद्रोह। अब अगर मैं 4 को पहले मानता हूं कि तो क्या उसके ठीक बाद 2 आ जाएगा? यानी कि 4 का मतलब कि पहले अगर मैं 1764 ही मानूं तो इसके ठीक बाद यही आएगा, आ जा रहा है। और फिर पहला नील विद्रोह और फिर तीसरा दक्कन दंगे, उस हिसाब से ये सही हो सकता है। और 2 देखो, अब एक बात समझ लो, अगर बंगाल सिपाही विद्रोह की बात करें या बंगाल का सैनिक विद्रोह जिसको हम कहते हैं, अगर इस तरह से बात करें तो फिर 1764 के अनुसार हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात ना करके ये 1857 की बात कर रहा है, फिर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी को ही सही माना गया है, यानी कि सिपाही विद्रोह ये 1857 वाला ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल लिखा नहीं है कहीं पर। अगर बंगाल लिखा रहता तब हम ऑप्शन ए को चूज कर लेते, लेकिन बंगाल नहीं लिखे होने के कारण हम इसको जो जनरल सिपाही विद्रोह है वो मान के चल रहे हैं, 1857 वाला। सो दैट आप देखें कि ऑप्शन डी सही हो गया। संथाल 1855-56, सिपाही 1857, नील विद्रोह 59-60 और दक्कन जो है ये 1875। अगला सवाल है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज। बाकी के 2 ऑप्शन अगले पेज पर हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि जो दक्कन के दंगे थे उसमें ये दोनों ही एक प्रमुख कारण थे, अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, दोनों ही प्रमुख कारण थे। बाकी हम देखते हैं आगे ऑप्शंस में क्या। बाकी के अगर 2 ऑप्शन देखिएगा तो ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का विरोध और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस हिसाब से तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन सही थे। तो 2 से अधिक, सॉरी 1 से अधिक सही उत्तर है यहाँ पर। 1857 के, सॉरी 1875 के जो दक्कन के दंगे थे इनका तत्कालिक कारण में मुख्य रूप से अकाल की छाया और महाजनों द्वारा ऊंचा ब्याज दर लेना। कई और बुक्स में आप देखेंगे, जैसे चूंकि ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है प्री का, तो इसमें कई जगह केवल सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि महाजनों द्वारा लगाई जाने वाली जो उच्च ब्याज की दरें हैं वो प्रमुख कारण हैं। अकाल की छाया बहुत कम जगह देखने को मिलेगा आपको, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण था वो याद रखिए, उच्च ब्याज दर जो महाजन वसूलते थे वही था। अगला सवाल 68 और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन हुए? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में, तो ये भी 57 के बाद है। संथाल विद्रोह तो 1855 से 56 तक चला, तो ये उससे पहले का है, तो ये तो नहीं होगा। यानी कि अब इतने से ये फिक्स हो गया कि पहला जहां जहां दिया गया है वो सारे ही ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि संथाल विद्रोह हमने देखा 1855-56 में हुआ है और यहाँ 1857 के बाद की बात की गई है, तो ऐसे में तो केवल एक ही ऑप्शन बी बचता है जो सही होगा। बाकी दक्कन के दंगे 1875 में अभी हमने पढ़ा, और बिरसा मुंडा वाला जो था ये 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह चला था। तो ये दोनों ही
ये तीनों 2, 3 और 4 ये तीनों ही 1857 के बाद के हैं। ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही दिया गया है। आप देख भी सकते हैं, संथाल विद्रोह 55-56, नील विद्रोह 59-60 और दक्कन के दंगे 1875 और मुंडा विद्रोह 1899 से 200। क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए बोला गया है, जिसमें सूची 1 में विद्रोह का नाम है और 2 में उससे संबंधित राज्य का नाम है या फिर स्थान का नाम है। तो पहला है मोपला विद्रोह। मोपला प्रमुख विद्रोह है जो कि 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह मालाबार तट के निकट केरल में हुआ था। पावना विद्रोह, देखिए पावना विद्रोह आपने जरूर पढ़ा होगा। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। अगर कब हुआ था ये पूछा जाए तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन 1873 में ये शुरू हुआ था। फिर एका आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा, देखो मुंडा विद्रोह वैसे तो झारखंड में रांची के समीप हुआ था, लेकिन क्वेश्चन 1997 का है, तो उस टाइम बिहार और झारखंड एक ही में थे और नाम बिहार हुआ करता था, इसलिए हम ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ए को हमने एक में मिलाया और ए को एक में मिलाने वाला केवल 2 ही ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी ये दोनों तो गलत हो गया। फिर पावना यानी बी को हमने मिलाया है किसमें? 3 में। बी को 3 में यानी कि ऑप्शन ए हो गया और सी को 4 में और डी को 2 में। तो ऑप्शन ए सही हो गया यहाँ पर। आप देख भी सकते हैं कि 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 76 तक ये चला है और ये पावना यानी बंगाल में, और एका आंदोलन अवध में वर्ष 1921-22 में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य में 1899 से 1900 तक। सवाल देखिए यहाँ पर 1921 में मोपला विद्रोह केरल में, हमने तो अभी ये बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलाने वाला है, जिसमें एक साइड विद्रोह का नाम है और दूसरी तरफ क्या है, उसकी उसका टाइमिंग लिखा गया है। तो आप देखेंगे विद्रोह या आंदोलन का नाम, इधर वर्ष है तेभागा आंदोलन। मोपला विद्रोह हमने अभी देखा 1921। पावना विद्रोह भी हमने देखा था कि पावना विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था बंगाल में, और हुआ कब से था? हमने देखा कि ये 73 से 76 तक चला था। पावना विद्रोह जो था दोस्तों, अभी हमने देखा कि ये विद्रोह 1873 से 1876 तक चला, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है। बंगाल का नील विद्रोह तो आपको पता है कि 59-60 में हुआ था। तो अगर दो पर ही हम बात करें, जैसे मोपला विद्रोह 1921 यानी बी को 3 में मिलाना है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। आगे का ऑप्शन देखिए यहाँ पर, यूपी आरओ ए आरओ का क्वेश्चन है। फिर अब हम बात करें नील विद्रोह यानी कि डी को 1 में मिलाना है, तो डी को 1 दोनों में ही मिलाया गया है। फिर अब चलिए तेभागा आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। तेभागा आंदोलन जो है दोस्तों, ये हुआ था 1946-47 के आसपास, यानी कि आजादी की समय के आसपास। तो ये हो गया ऑप्शन 4, तो ए को 4 में मिलाएंगे, इस हिसाब से हम डी को सही मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है पावना विद्रोह को लेकर के? पावना विद्रोह यानी सी को मिलाया गया है किसमें? 2 में, यानी कि इसमें। जबकि 80 तक तो चला ही नहीं था, 1873 से 76 में खत्म हो गया था आपका पावना विद्रोह। तो यहाँ पर एक गलती है, लेकिन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ स्टार मार्क है, आप देखेंगे तेभागा आंदोलन 46-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना विद्रोह 73 से 76 और बंगाल का नील विद्रोह जो है तो ये 1859 से 60। अब देखिएगा कि पावना विद्रोह जो बंगाल में हुआ था ये आपको यहाँ दिया गया है 1873 से 76। आप देखिएगा इस प्रश्न के सुमेलन में पावना कृषक विद्रोह 1879-80 दिया गया है, जो कि गलत है। शेष तीनों सही है। इस प्रकार प्रश्न का निकटतम उत्तर ये डी को मान रहा है, अगर मानना हो तो। ठीक है, क्योंकि इसमें आप पावना को छोड़ दें तो बाकी सभी सही दिया गया है। अगला सवाल फिर से उसी टाइप का है। पावना अभी हमने देखा कि ये 73 से 76 रहा। एका एका आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? एका आंदोलन मैंने आपको बताया कि ये अवध में हुआ था 1921-22 में। तो 22 में हम इसको मिला सकते हैं। संथाल 55-56 में हुआ था और ताना भगत 1914 में। तो अब बचता है आपके पास पावना, और पावना का फिर से वही हिसाब किताब है, 73 से 76 चला था, लेकिन यहाँ पर 85 दिया गया है। आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 73 से 76 पावना विद्रोह का दिया गया था। तो हमने मिलाया किसको? देखो अगर ए को मैं छोड़ दूं तो बाकी में देखिएगा, बी को हमने मिलाया 3 में, सी को मिलाया 1 में और डी को मिलाया 4 में। तो पहला छोड़ दो तो 3 1 4 ऑप्शन में आना चाहिए। पर जो कूट दिया गया है, हमने देखा क्या था कि 3 1 4 मिलाने के लिए, तो 3 1 4 यहाँ पर है, तो हम ऑप्शन बी को चूज कर रहे हैं। बाकी अब आप एक्सप्लेनेशन में देखिएगा तो यहाँ
पाबना विद्रोह को फिर से ये दिखा दिया है 73 से 85। एका आंदोलन सही है, 1921-22 में हुआ था। संथाल भी सही है, 55-56। ताना भगत भी 1914 सही है। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पाबना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता जो थी वो 1873 से 76 तक थी। उसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। तो 85 में चूंकि काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों के अधिकार को स्पष्ट किया गया, इसलिए 85 यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला सवाल आप देखिएगा, यूपी पीसीएस मेंस 2007 का है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहां पर? एका आंदोलन हमने देखा कि ये अवध में शुरू हुआ था, और अवध में भी कब? ये 1921-22 में हुआ था। तो आप देखिएगा कि ये चूंकि अवध में हुआ, और अवध पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र में तो नहीं है, यूपी में था, इसलिए ऑप्शन डी को हम बिना कुछ सोचे समझे लगाएंगे। और ऑप्शन के बाद आप आइए एक्सप्लेनेशन पर। तो एका आंदोलन 1921-22 में इसका जो प्रारंभ हुआ वो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था जो निर्धारित लगान है उससे 50% अधिक लगान वसूलना। यानी कि जो लगान निर्धारित था कंपनी द्वारा, उससे अधिक 50% जो है अधिक लगान वसूला जा रहा था साहूकारों द्वारा या जमींदारों द्वारा, जो भी थे लगान वसूलने के लिए प्राधिकृत, उनके द्वारा। इसलिए इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था, और यह 1921-22 में हुआ था, ये तो आपको पता चल ही गया। अगला सवाल आप देखिएगा, 74 नंबर, यहाँ भी मिलाना है। रंपा विद्रोह, पाबना विद्रोह तो 73-76 मिल गया, नील विद्रोह 59-60 मिल गया। अब बचता है जयंतिया और रंपा। रंपा हमने देखा था, रंपा पहाड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1879-80 में हुआ था, तो इसको हम 2 में मिला देते हैं, और जयंतिया बच गया 1860 से 63। तो हमने मिलाया ए को 2 में, बी को मिलाया 4 में, सी को 1 में, और डी को मिलाया कहाँ? 3 में। तो 2 4 1 3 सही उत्तर। देखेंगे कि ऑप्शन बी में यहाँ पर 2 4 1 3 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो गया दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट नहीं किया है तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिए। आप हर एक व्यक्ति जितने भी देख रहे हैं, प्लीज सभी लोग एक एक कमेंट जरूर करें और एक एक लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ग्रुप है एजुकेशनल, तो वहां भी निश्चित तौर पर शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिएगा ऑप्शन बी हमने सही लगाया था, यहाँ पर देख भी सकते हैं। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60, पाबना विद्रोह 1873-76, रंपा विद्रोह 1879-80, और जयंतिया जो विद्रोह है ये 1860 से 63। फिर अगला सवाल, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो हमने देखा केरल में, ये मालाबार क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था यह। तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ, और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, या मालाबार में? तो हमने कई बार बता दिया कि मालाबार में हुआ था, 1921 में हुआ था। अगर राज्य का नाम पूछे तो केरल। आप देखेंगे दक्षिणी मालाबार यानी केरल के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहरों को मोपला कहते थे, यानी जो पट्टेदार थे और जो खेतिहर थे उन्हीं को मोपला कहा जाता था। और यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नमबुदरी तथा नायर जातियों से थे। और 1921 में मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला तो जमींदारों का अत्याचार, और दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। और इन दोनों के खिलाफ 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हो जाता है। अगला सवाल मिलाने वाला है फिर से, बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह। संथाल तो पता है 55-56 सही है, यानी सी को 3 में ही मिला देना है। बैरकपुर विद्रोह भी आपको याद होगा। बैरकपुर विद्रोह जो है ये 1824 में हुआ था, तो इसको हम 2 में मिला देंगे। बाकी अब बात करें अगर संथाल का, तो हमने मिला ही दिया है। बरहामपुर बच गया और वेल्लोर बच गया। तो अगर वेल्लोर की बात करें तो वेल्लोर 1806 में हुआ था, तो इकलौता आपके पास बरहामपुर बच जाता है। ये 1857 में हुआ था, फरवरी 1857। तो आप देखिएगा ए को हमने 2 में मिलाया, फिर बी को हमने मिलाया किसमें? 4 में, और सी को मिलाया हमने 3 में, और डी को मिलाया 1 में। तो 2 4 3 1 सही उत्तर होगा। यहाँ पर
2 4 3 1 ये पहले ऑप्शन में ही है, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही लगा देंगे। ऐसे भी संथाल विद्रोह आपने देखा कि केवल और केवल सी से मैच तीसरे से मैच होता है, तो सी को तीसरे में मिलाना था और ऐसा एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में भी सी को तीसरे में नहीं मिलाया गया है। आप देखिएगा बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ, बहरामपुर विद्रोह जो है बरहामपुर विद्रोह ये फरवरी 1857 में, संथालों का विद्रोह सिद्धू कान्हू और भैरव और साथ में चांद यानी चारों भाइयों के नेतृत्व में हुआ 1855-56 में। फिर 1806 में सैनिकों ने अपना सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर विद्रोह किया, जो मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया गया वहां पर विद्रोह करने के बाद। अगला आप क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, तो यहाँ भी मिलाने वाला है और ये जो क्वेश्चन है ये भी आरओ का है। आप देखिएगा अब, और मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूं कि सारे ऑप्शंस दिखें। अहोम है, कोल है, संथाल है, मोपला 1921 में, संथाल 1855-56 में, कोल विद्रोह आपने देखा कि 1831-32 में। अब बचता है आपके पास अहोम हो गया 1828 में, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो आप देखिएगा ए को हमने मिलाया 2 में, तो ए को 2 में मिलाया है तो ये दोनों गलत हो गया। फिर हमने बी को मिलाया है 4 में, तो केवल यही है तो यही सही हो गया, ये गलत हो गया। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिएगा जो मिलान किया गया है, इसमें मोपला 1921, संथाल 1855-56, कोल 1831-32 और अहोम 1828। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इसमें से दोस्तों कि अहोम विद्रोह का क्षेत्र क्या था, यानी अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। बाकी कोल छोटा नागपुर के आसपास का एरिया है, संथाल भी रांची के आसपास का क्षेत्र है और मोपला विद्रोह हमने देख ही लिया कि मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र केरल का क्षेत्र है। अहोम आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल बताना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए मोपला जो है ये केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह गुजरात में, ये भी सही है। कूका विद्रोह पंजाब में, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में, ये गलत हो गया ऑप्शन डी। चुआर विद्रोह जो था दोस्तों ये 1767 में शुरू हुआ था और यह बंगाल की एक आदिवासी थी, चुआर आदिवासी, उनके द्वारा किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सही उत्तर कौन इसमें मानिएगा आप, तो सही उत्तर ऑप्शन डी को माना जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि मोपला विद्रोह जो है 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था, जिसमें मोपला जो बोला जाता था वो वहां के जो किसान थे उनको बोला जाता था, जिसमें जो अधिकतर थे वो मुसलमान थे। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग भी इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह जो था यह आप देखेंगे इसका भी जो स्वरूप था स्टार्टिंग का वो धार्मिक था, लेकिन बाद में यह भी राजनीतिक विद्रोह के रूप में बदल गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जनजातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इनमें से गुजरात के मेहसाना जिले के तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजातियों का विद्रोह भी ऐसा ही वीरतापूर्ण एक विद्रोह था। चुआर विद्रोह 1767 से 1802 में तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा क्षेत्र के चुआर आदिवासियों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम। देखिएगा अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति कब प्रारंभ की गई या प्रारंभ की गई थी, वो कहाँ की गई थी, तो देखिए भीलों द्वारा आपने देखा भील जो क्रांति थी ये महाराष्ट्र में हुई थी, ये बात तो फिक्स है, लेकिन बिहार में नहीं हुआ था। तो जहां भी बिहार या बंगाल है ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही बचेगा आपके पास, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, क्योंकि दोनों के ही कुछ इलाके, अधिकतर जो इलाके हैं वो महाराष्ट्र के हैं। तो आप देखिएगा पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां भील थी और 1818 से 31 के दौरान इन्होंने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह महाराष्ट्र और साथ में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विस्तारित था। इसके अतिरिक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए। अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। संथाल का क्या नेता कान्हू था, बिल्कुल कान्हू के अलावा और भी नेता थे इसके, कान्हू के साथ में सिद्धू था, फिर चंदा और भैरव, 4 भाई। मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा, अहोम के गोमधर कुंवर, बिल्कुल ये भी सही है। और आपके पास आता है नायक ताना भगत, तो ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी
जो है वो सुमेलित नहीं है। आप देखिएगा जो मुंडा विद्रोह था 1899 से 1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ, इसका नेता बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ, इसका नेता जो थे सिद्धू कान्हू और साथ में दो भाई और जिसमें चंदा और भैरव थे। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, जिसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो जतरा भगत, बलराम तथा देव मेनिया भगत इत्यादि थे। तो यहाँ ध्यान देना यह है कि ताना भगत आंदोलन का नाम है, और तो यहाँ पर आता ताना भगत और इधर आता इनके नेताओं के नाम, जो कि हैं जतरा भगत, बलराम भगत और देव मेनिया भगत। का सवाल, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? 1914 में। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल फिर से आपको एक साइड विद्रोह का नाम है और दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र है, आपको मिलाना है। तो कुकी विद्रोह, देखिए कुकी और कुका में अंतर है। कुका पूछा जाए तो कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, आपको याद होगा। फिर पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल में हुआ था, आपको ये भी याद होगा पाबना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 तक हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह, अब ये बिरसा मुंडा विद्रोह ऐसे तो हुआ था, आप देखिएगा झारखंड में, लेकिन अगर पहले की बात की जाए सन 2000 से पहले जब झारखंड बिहार एक में थे तो हम बिहार में मिला सकते हैं। अब एक ही बचता है कुकी विद्रोह, तो इसको आपको त्रिपुरा में मिलाना होगा। तो ए को हमने मिलाया 4 में, ए को 4 यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर बी को हमने मिलाया है 1 में, तो बी को 1 ये भी गलत हो गया। फिर हमने सी को मिलाया है 2 में, तो सी को 2 यानी कि ये सही हो गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। आप देख भी सकते हैं कुकी विद्रोह 1917 से 1919 तक मणिपुर और त्रिपुरा में चला। कुका विद्रोह 1840 से 72 तक पंजाब में, पाबना 73 से 76 तक बंगाल में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड में 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। अगला सवाल है यूपी बीईओ का। इसमें भी आपको बताना है कौन गलत है। नील विद्रोह सही है 59-60 में, जयंतिया विद्रोह 60-63 ये भी सही है। कुकी विद्रोह अभी हमने देखा ही, कुकी विद्रोह जो है ये 1917 से 1919 में हुआ, ये गलत हो गया। फिर कुका विद्रोह भी हमने देखा कि 40 से 72 तक हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो दो दो गलत है यहाँ पर, तो फिर तो ऑप्शन सी डी दोनों सही होना चाहिए था। आप देखेंगे कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी और यह पंजाब में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुआ था और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रम वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मई 1919 तक चला था। विद्रोह हुआ कहाँ पर था? त्रिपुरा में। हमने देखा त्रिपुरा और मणिपुर के इलाके में। फिर से मिलाना है नेतृत्वकर्ता, और इधर विद्रोह पाइका विद्रोह बरेली, मालाबार और सिलहट। तो और इधर नेतृत्वकर्ता का नाम है, हाँ देखिएगा दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले पाइका विद्रोह की बात करें तो पाइका विद्रोह जो है ये 1817 में प्रारंभ हुआ था। 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था और ये उड़ीसा के इलाके में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये जगबंधु विद्याधर महापात्र थे। फिर बरेली विद्रोह जो है दोस्तों ये 1816 में, यानी कि इससे एक साल पहले हुआ था 1816 में। और जो इसके नेता थे प्रमुख वो मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। इतने से भी आप चाहो तो ए को चूंकि हमने 4 में मिलाया है, अगर आप ऑप्शन देखो तो ए को 4 में मिलाने वाला केवल एक ही ऑप्शन है। बी को हमने 3 में मिलाया है, ऐसा भी एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन ए को चूज कर सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि ऐसा पहले आता था, तो ये जरूरी नहीं है पहले। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये सारे दिमाग भी कई बार काम कर जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें। बक्सी जगबंधु 1817 में पाइका विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो खोर्दा, जो कि वर्तमान ओडिशा राज्य में स्थित है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। या फिर ये जो विद्रोह है वो भी, अच्छा इनका जन्म नहीं, यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था पाइका विद्रोह 1817 में। इनका जन्म जो है वो पुरी के समीप रोरुंगा में हुआ था और उनका वास्तविक नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर बर रॉय था। तो लंबा नाम है इनका जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर बर रॉय। 1816 ईस्वी का बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में हुआ था।
और इसके जो प्रमुख नेता थे वो मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। फिर एडाचना कुंगन नायर, वायनाड में केरल वर्मा पाजहस्सी राजा कि नायर सेना के सैन्य कमांडर थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1786 ईस्वी का अगर आप देखिएगा सिलहट विद्रोह, जिसे चार गोला विद्रोह तथा प्रतापगढ़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व चार गोला के जमींदार राधा राम ने किया था। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 झारखंड पीसीएस का सवाल है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? देखिए भूमिज विद्रोह के जो पहले अगर आपसे पूछा जाए कि यह विद्रोह कब हुआ था, तो यह विद्रोह 1832 के आसपास हुआ था, 1832-33 में, और इसके प्रमुख नेता थे गंगा नारायण। ठीक है, कौन थे? गंगा नारायण। तो ऑप्शन डी सही हो गया। भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल के क्षेत्र में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बारभूम के जमींदार के मुद्दे से शुरू हुआ। यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है यहाँ पर, मैं अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। सवाल है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? नेता का नाम बताना है और किसका नेता बताना है? तेभागा आंदोलन का। और तेभागा आंदोलन जो है ये हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था 1946 से 47 तक, और ये बंगाल में हुआ था, याद रखिए। तो आपको बताना है इसके नेता कौन थे प्रमुख, या फिर किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। ऑप्शन है मुस्लिम लीग के, किसान सभा के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, या श्रमिक संघ के, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, किसान सभा के नेतृत्व में यह जो आंदोलन था तेभागा आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान दर की 1/3 यानी 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लगान दर है उसको 1/3 कर दिया जाए। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा यानी बीपीकेएस के नेतृत्व में यह लड़ा गया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। अगला सवाल जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? अलूरी सीताराम राजू, या फिर जोरानांग, या फिर झाबकर बापा, या रानी गॉडिन लियू। तो आपको बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले जो पहले नेता थे, आदिवासी नेता, वो थे जोरानांग। सो दैट ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जोरानांग या फिर जदोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गॉडिनलियू यानी कि रानी गाइदिनलियू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। बात किनकी की जा रही थी? जोरानांग की। ये पहले ऐसे जनजातीय नेता हैं या फिर आदिवासी नेता हैं जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। आखिरी सवाल इस वीडियो का है दोस्तों, आपके पास एमपीपीसीएस 2017 प्री का सवाल है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? निश्चित तौर पर ये देखिए, लाला लाजपत राय मजदूरी से संबंधित नहीं थे, ना ही मजदूर से। फिर वीपी वालिया, एनजी रांगा और एनएम लोखंडे। इसमें निश्चित तौर पर ऑप्शन सी सही है। एनएम लोखंडे जो थे ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत भी रहे हैं और ये मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले पहले नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो ये आखिरी सवाल था। आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिसको शॉर्ट में हम एनएम लोखंडे बोलते हैं, 1848 से 1897 ईस्वी भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत ये माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए प्रयास किया, बल्कि
जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1905 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। किसके बारे में बात की जा रही थी? एन.एम. लोखंडे जी के बारे में। याद रखना है आपको, ये भारत में किसानों को संगठित करने वाले, मजदूरों को संगठित करने वाले पहले नेता थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आखिरी सवाल था इस टॉपिक का। और जन आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति के जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाएं, खासकर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के प्री एग्जाम को, तो आप जन आंदोलन जरूर पढ़ के जाएं। आई होप कि आप ये पूरी वीडियो देख चुके होंगे और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा अगर आपने पहले नहीं किया था तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।